हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टॉप जीके जीएस का कलेक्शन। तो चलिए सॉल्यूशन जानते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में लेकिन विस्तार से। और ये सेशन जो चल रहा है बीपीएससी 17वीं और आरआरबी एनटीपीसी वाले लोगों के लिए, तो जो लोग भी फॉर्म भरे हैं इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा गया है। कहीं कहीं पे आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो रहेगा ही, प्लस कभी कभी मरकरी 2 ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी 2 ऑक्साइड। तो इसको अगर गर्म करेंगे तो मरकरी प्राप्त होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगर इसको समीकरण के रूप में देखना चाहते हैं तो जैसे मरकरी 2 ऑक्साइड को, तो मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? HgO। तो 2HgO को अगर हीट करते हैं या फिर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2Hg प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि मरकरी और क्या प्राप्त होगा, तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा। वहीं अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात कर ले कि ये कैसा यौगिक है, ये पूछा जाता है, तो ये है अकार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक? तो अकार्बनिक यौगिक है कौन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और रहा बात इसका रंग भी पूछा जाता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, तो लाल या नारंगी रंग का होता है। लाल या नारंगी रंग होता है किसका? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। और हाँ, ये क्या होता है? गंधहीन होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये गंधहीन भी होता है। अगर इसकी गलनांक की बात कर लें कि गलनांक कितना होता है, तो 500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। और इसका अगर आपसे अयस्क पूछ दे तो अयस्क जो मुख्य होता है वो कौन सा? सिनेबार। ये काफ़ी बार पूछा भी गया, जिसको फॉर्मूला क्या है? HgS। तो ये सब आपको पॉइंट इससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में इतना सारा प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा की बात आ गई, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से भी किसे जाना जाता है? कास्टिक सोडा को ही। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। ऐसे भी आपको पता है सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, और OH से क्या हो गया? हाइड्रो ऑक्साइड। वहीं बात करें जो ऑप्शन बी में है KOH, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है कास्टिक पोटास का। किसका? कास्टिक पोटास का। देखिए सोडा रहेगा तब दूसरा हो जाएगा, पोटास लग गया तो KOH हो जाएगा। और यही इसका और नाम, रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये सब ऐसा रासायनिक सूत्र है जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वहीं बात करेंगे Na2CO3 की, तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये हो जाएगा किसका? बासिंग सोडा का। बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसको और कौन नाम से जानते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो आपको एक ही जगह कलेक्ट करके दे दिया जाता है। वहीं बात करेंगे NaHCO3 किसका नाम है, मतलब ये किसका सूत्र दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा किसका सूत्र? बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का। और इसको और रासायनिक रूप के क्या जानते हैं? तो इसको जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो ये दोनों को स्पेशली ध्यान जरूर रखना है। बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो पानी की मात्रा होती है शरीर के भार के 60% से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले अगर मानव शरीर में पानी की मात्रा जो है
किसको किसको प्रभावित करता है, तो उम्र को प्रभावित करता है, लिंग को प्रभावित करता है, शरीर की बनावट को क्या करता है, प्रभावित करता है आदि पर इसका प्रभाव होता है। वहीं शरीर में पानी जो होता है कई प्रकार के जैव रासायनिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति काम करता है, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और पानी जो है शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विलायक के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में भी, तो विलायक के रूप में भी। तो क्या पता क्या प्रश्न पूछ दे, इसलिए जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट बनता है प्रश्न से वो आपको बता दिया जाता है। अब बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। और जीके जीएस का सेशन है तो आपको इसमें सारे विषय को मिक्स करके क्वेश्चन लाया जाता है। पौधे द्वारा जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किस कारण से होता है, तो ये जो होता है परासरण सघनता के विभिन्नता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और जो क्या कहता है परासरण में, यहाँ पर एक पॉइंट बस और एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं कि परासरण में उच्च घनत्व से जो द्रव का प्रवाह होता है वो क्या होता है, निम्न घनत्व की ओर होता है, निम्न घनत्व की ओर होता है। बाकी ऐसे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तो ध्यान जरूर रखिएगा। बढ़ेंगे आज के 5वें प्रश्न की ओर। और रेगुलर सेशन चल रहा है, आप लोग डेली देखा कीजिए क्लास। 10 राजन युद्ध या फिर कहीं कहीं आपको 10 रागन युद्ध भी देखने के लिए मिलेगा। तो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो उल्लेख है 7वां मंडल में, ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और आपको चारों वेद हम फुल डिटेल्स के साथ टॉपिक वाइज सेशन में पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पूछ लिया जाता है कि जो 10 रागन युद्ध था ये किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये जो किस नदी के तट पर, तो पुरोशनी नदी के तट पर, पुरोशनी नदी के तट पे हुआ था, जिसको किस नाम से जाना जाता है अभी, रावी नदी के नाम से। और इसी के तट पर इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक और भारत कबीला के राजन सुदास थे, यानी कि किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था, तो भरत कबीला का सुदास था, भरत कबीला का राजन सुदास था। और किसके बीच हुआ था, और एक और जो था 10 कबीलों का समूह था, 10 कबीलों का एक संयुक्त समूह था, संयुक्त समूह के बीच में ये युद्ध हुआ था। और रही बात इसमें जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी सुदास की जीत हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जाता है कि इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा गया है। तो इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, विश्वामित्र जी। कौन, तो विश्वामित्र जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये सब आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बढ़ेंगे आज के 6ठे प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी, यहाँ हमसे वापस लेने की घोषणा पूछा गया है। तो ये जो घोषणा की थी 12 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये दोनों ऑप्शन क्लोज है, चूँकि एक में जनवरी है एक फरवरी है, तो ध्यान देना है थोड़ा सा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। वहीं अगर असहयोग आंदोलन की अवधि की बात कर लें तो इसकी अवधि जो चली थी 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक इसकी अवधि थी। तो पूछ सकता है डिटेल में, तो ध्यान रखना है इसको। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, और जबकि इसका औपचारिक घोषणा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को कर दिया था, तो इसीलिए तो शुरुआत डेट हो जाएगा 1 अगस्त 1920। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा
गांधी जी, ये तो आपको पता ही है। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। 1764 में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? देखिए किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। तो ईस्वी तो आपको ध्यान रखना ही है। किस बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, लेकिन किस महीने में हुआ था, यानी कि आपको पूरा डेट याद रखना। तो ये हुआ था अक्टूबर महीने में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर महीने कहें तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं बात करें, पूछता है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो एक तरफ अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, काफ़ी बार पूछा गया है कि बक्सर में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो कौन था। तो हेक्टर मुनरो। कौन मुनरो? तो हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थी 3 भारतीय शक्तियाँ, जिसमें मीर कासिम और कौन, शुजा उदौला, और कौन था एक, शाह आलम द्वितीय। तो इन यही लोगों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें जीत किसकी हो गई थी? तो हेक्टर मुनरो की, अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। और इसी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद ही पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि इसी युद्ध के समाप्ति के बाद हुई थी, यानी इसके परिणाम स्वरूप, जो कि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। ठीक, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, 1765। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। देख रहे हैं, पहले साइंस मिला, अब आपको हिस्ट्री मिल रहा है, आगे और भी सब्जेक्ट का मिलेगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत का एक शासन, प्राचीन भारत का एक शासक था खारवेल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। खारवेल जो था कलिंग का शासक था। कहाँ का शासक था? तो ये कलिंग का शासक था। ठीक, और जो क्या कहता है, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख है, उसी को जाना जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से। तो ये भी ध्यान रखना है कि है कहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में है। और किस पहाड़ी की गुफा में? तो उदयगिरी पहाड़ी गुफा में। विस्तार से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताया जाता है, और आपको ये जो पॉइंट डिस्कशन कराया जाता है यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं बात करें कि हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग शासक खारवेल ने ही क्या करवाया था, उत्कीर्ण कराया था। और जो यह अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? तो हो सके भाषा ही पूछ रहे, तो प्राकृत भाषा में है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसमें भारतवर्ष शब्द भी उल्लेखित है। कौन सा शब्द उल्लेखित है? तो भारतवर्ष शब्द भी इस अभिलेख में क्या है, उल्लेखित है। चूँकि यह अभिलेख जो है भारतवर्ष शब्द का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। वहीं बात करें कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। तो इतना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ये हमसे 100वां पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो ए जो बन गया है कौन, पराग्वे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो क्या कहता है, पराग्वे तो हो गया, ये 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। नेपाल की अगर बात कर लें, नेपाल को ध्यान रख सकते हैं कि ये 101वां बना है। ये सितंबर 2024 के अनुसार, सितंबर 2024 के अनुसार बना है नेपाल 101वां देश। और ये जो बना है ये जून 2024 के अनुसार 100वां अस्थायी देश। और भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मेजबान देश है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं इसका अगर मुख्यालय की बात कर ले, मुख्यालय का, तो ये कहाँ है इसका मुख्यालय? हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में।
और करेंट अफेयर भी आपको हर महीने का टॉप 50 पूरे विस्तार के साथ पढ़ाया जाता है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को किस पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्थित किया गया है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5+3+3+4। तो इसको बस इस रूप से आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 से 18 आयु वर्ष के लिए ये नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 3 वर्ष आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग और 2 वर्ष फिर एक एवं वर्ग को शामिल किया गया है। उतना समझिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। फिलहाल बस ये ध्यान रखिए कि कितना मतलब क्या इसका मॉडल तैयार है, इसको बस आपको ध्यान में रख लेना है। जहाँ लगता है कि आपको और पॉइंट देना चाहिए हम खुद लिख देते हैं, बता देते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है 97वां वाला? ये संबंधित है सहकारी समिति से। किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस ये इसमें एक ध्यान रखिएगा, समिति का नाम और कैमा संविधान संशोधन अधिनियम और ईस्वी, ये तीनों चीज़ आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे आज के 12वें नंबर प्रश्न की ओर। शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? गठन वर्ष पूछा गया है किसका? तो शाह जांच आयोग का। ये 1977 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था? तो ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है जेसी शाह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और इस आयोग के सामने इंदिरा गांधी भी उपस्थित हुई थी, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो वर्ष और किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर सेशन को अटेंड किया करें। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है? तो ये तिथि इम्पॉर्टेंट बन सकता है, पूछ सकता है प्रश्न। तो ये है जो 23 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि पता है कि 23 अगस्त 2023 को इसरो का कौन सा मिशन सफल हुआ था? तो चंद्रयान 3 मिशन क्या हुआ था, सफल हुआ था। इसलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तिथि को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और इसी तिथि को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं बात करें कि जो चंद्रयान 3 था इसका क्या कहता है, पूछ सकता है कि प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से क्या हुआ था, प्रक्षेपण इसका हुआ था। और इसमें एक चीज़ पूछ लिया जाता है चंद्रयान 3 से संबंधित कि इसका 3 प्रमुख हिस्सा था, उसमें हिस्सा कौन कौन सा था? तो हो सकता है कहीं आपको दे दे और पता ही नहीं रहे कि कौन कौन सा था। तो ध्यान रख लेना। एक था प्रोपल्सन मॉड्यूल 3 हिस्सा में। दूसरा विक्रम लैंडर। तीसरा प्रज्ञान रोवर। और नोट डाउन आप लोग जरूर करिएगा, रिवीजन में आपको आसानी होगी। बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। वित्त आयोग की सिफारिशों पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? वित्त आयोग से संबंधित आ गया। तो ये जो करवाता है, कौन करवाता है, ये हमसे पूछा गया है।
तो ये करवाता है राष्ट्रपति। कहाँ है राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो और वही बात करें वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 से संबंधित है। ये आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं, और वित्त आयोग से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं ये भी आपको करवाया जा चुका है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किस भारतीय अर्थशास्त्री की रचना है? ये रचना है जे.सी. कुमारप्पा की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो जे.सी. कुमारप्पा हैं ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, और इनका असली नाम जो था वो क्या था? जे.सी. कॉर्नेलियस। जे.सी. कॉर्नेलियस इनका क्या था? वास्तविक नाम था जे.सी. कुमारप्पा जी का। और ये गांधी जी के अनुयायी भी थे और योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया था? तो ग्रामीण औद्योगिकरण पर। ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया था। ये भी पूछा जाता है, तो इनको आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 16 नंबर। केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम क्या है? थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रश्न के लिए। तो इसका जो थीम था 2024-25 का, वो भी किस चीज़ का? केंद्रीय बजट। तो विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसको आम बजट के नाम से जाना जाता है। और वहीं ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट 1860 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद आंसर करना है कि जब पूछे कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने। लेकिन अगर वही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछेगा तो इस तरह से लिख देते हैं, स्वतंत्र भारत का जब पूछेगा कि पहला बजट किसने पेश किया था या प्रस्तुत किया था? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी जी। आर.के. सन्मुख शेट्टी जी द्वारा। तो ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं। बढ़ेंगे आज के 17 नंबर प्रश्न की ओर। और डेली आपको टॉप 20 ही लाया जाता है प्रश्न, लेकिन उससे जो आपको डिटेल दिया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैस्पियन सागर के साथ किस देश का तट बनता है? कैस्पियन सागर ब्रैकेट में झील कर दीजिए। वही बात करें तो ये किस देश के साथ इसका तट बनता है? तो इसमें जो ऑप्शन है ईरान, अजरबैजान, रूस, या ये सब सारे से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे तो 5 देशों के साथ बनता है, तो ईरान जान गए, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया, और एक ध्यान रख सकते हैं कजाकिस्तान, और एक कौन बच गया? तुर्कमेनिस्तान। यानी कि इसके साथ 5 देशों का तट बनता है। और ये जो कैस्पियन सागर है ये वो एशिया, इस तरह से आप लोग सुन के लिख लीजिएगा कि एशिया यूरोप के विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये तो आपको पता भी होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। और वही कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना भी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, तब हो जाएगी सुपीरियर झील। और भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? तब हो जाएगा बुलर झील। और आपको झील भी हम टॉपिक वाइज सेशन में डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट हर चीज़ का बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट का जो भी पढ़ाया गया, तो आप लोग देखिएगा। कॉस्मोस किस भूगोल वक्ता की रचना है? तो ये जो रचना है कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये जो थे जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। और इनका क्या कहता है, हम्बोल्ट ने ब्रह्मांड एवं प्रकृति से संबंधित अनुसंधान में अपना अमूल्य योगदान दिया है।
और इनको आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। कौन सा? आधुनिक भूगोल का जनक भी इन्हें माना जाता है, वॉन हम्बोल्ट जी को। और कॉस्मोस, ये जो है कॉस्मोस पुस्तक है जिसमें 5 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसको 5 खंडों में 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो बस ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वहीं बात करेंगे टॉलमी की, तो द्वितीय सदी का रोमन भूगोल बताते। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 19वां नंबर। लेकिन आपको पता है कि डेली के सेशन में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आंसर आप लोगों को करना होता है। तो बताइएगा, आप लोग आंसर करते ही नहीं है, सारे लोग आंसर दिया कीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को करना है, पहला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? और ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। स्वराज दल का गठन किसने किया था, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आज के लिए संपूर्ण राष्ट्रगान, संपूर्ण राष्ट्रगान का समय अवधि बताना है आपको कि कितना होता है। तीसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े बताना है, कितने जोड़े होते हैं, ये है तीसरा प्रश्न। और हाँ, कल जो प्रश्न आपको पूछा गया था उसका आंसर भी बता दिया जाता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कालिंदी नदी किसका दूसरा नाम है, तो यमुना नदी का। तो आप लोग सारे लोग क्वेश्चन आंसर जो भी पूछा जाता है दिया कीजिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर। अब बढ़ेंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न क्या है। और सारे विषय का प्रश्न है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है और डेली क्लास करवाया भी जा रहा है। कौन मरुस्थल ईरान में है, देख लेते हैं। तो ईरान में जो मरुस्थल है, तो ये 2 मरुस्थल हो जाएंगे, एक दस्त ए कबीर मरुस्थल और एक दस्त ए लूट मरुस्थल। बताइए कैसा कैसा नाम है, लूट मरुस्थल। तो और आगे क्या लगा हुआ है, दस्त मरुस्थल। तो ये दोनों कहाँ आपको पड़ता है, ईरान में। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। और ईरान में जो स्थित दस्त एक कबीर मरुस्थल है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। बताइए, एक नाम तो याद नहीं होता है आप लोग को और एक नाम याद करना है, ग्रेट साल्ट डेजर्ट। वही बात करें कि जो दस्त ए लूट है, ऑप्शन नंबर बी, ये ईरान में स्थित रेगिस्तान है, ये मरुस्थल है, तो जान ही गए। रूब अल खाली मरुस्थल जो कि ऑप्शन सी में है, ये है जो निवास है, जो विहीन क्षेत्र है। क्या ऐसा क्षेत्र है, तो विहीन क्षेत्र है, निवास विहीन क्षेत्र इसको कहा जाता है, निवास विहीन क्षेत्र हो गया। एक और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान आ गया कौन सा, अल नफूद मरुस्थल। अल नफूद मरुस्थल कहाँ, तो ये है सऊदी अरब में। जब अल आ ही रहा तो क्यों न सारा ही बता दिया जाए। वहीं आपको पता है कि जो गोबी मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो आपको काफ़ी बार बताए भी है। और सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। चलिए अब बढ़ेंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी नदी म्यांमार में बहती है, इरावती साल्विन, यही दोनों नदी है जो क्या कहती है, म्यांमार में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों। और जो इरावती नदी है वो है म्यांमार की प्रमुख नदी। अगर प्रमुख नदी की बात आएगी तो प्रमुख नदी में हो जाएगा इरावती नदी, ठीक। इसका उद्गम जो है माली और एन माई नदी के संगम से होता है। इसका जो मुहाना है, इरावती नदी का जो मुहाना है वो अंडमान सागर है,
कौन सागर है? तो अंडमान सागर है। वहीं इरावती नदी है जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी और सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक जल मार्ग भी है। तो ये आप लोग सुन के भी लिख लीजिएगा। और इसका अर्थ ही होता है, इरावती शब्द से ये बना है। इरावती जो है इरावती शब्द से बना है। तो अर्थ क्या होता है? हाथी नदी, हाथी नदी, इसीलिए ये बड़ा भी है हाथी की तरह ही। साल्विन की बात करें ऑप्शन बी में जो है, तो ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई नदी है और इसका उद्गम तिब्बत का पठार है। मुहाना तो अंडमान सागर ही है। इसका उद्गम की अगर बात कर ले साल्विन नदी की, तो इसका क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। मुहाना की बात करें तो अंडमान सागर। और ये मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम चीन और पूर्वी म्यांमार के भीतर बहती है। और साल्विन नदी का एक भाग है जो म्यांमार और थाईलैंड के बीच भी सीमा बनाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग रेगुलर क्लास किया कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।